ओके, तो लॉज ऑफ मोशन इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर तक हमने फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस पर बात की थी। वी फाइंड दैट देयर आर टू पॉसिबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी मे कंसीडर। एक होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस and the another one will be a non-inertial frame of reference. When the reference frame is at rest or moving with a constant velocity in a single direction, we say that is inertial frame of reference. If the frame of reference is moving with acceleration, then we say it is a non-inertial frame of reference. And we find a very important conclusion in it, that in case of non-inertial frame of reference, there exists a force which we call pseudo force, and the calculation of pseudo force can be done by remembering a very simple trick, like this plank you may consider is a reference frame and a block is kept onto it. If suppose this plank is being pulled in this direction with a certain acceleration a, if the block is having a mass m, then we say a pseudo force acts on this block in the opposite direction of the acceleration of frame, and it can be given by a very simple approach, by a very simple formula, which we say mass block का multiplied by acceleration frame का, है ना। लास्ट टाइम हमने इसको इसी तरीके से याद किया था। ब्लॉक का मास लेना है और एक्सेलरेशन फ्रेम का लेना है, एंड देन वी जस्ट मल्टीप्लाइड, वी गेट द pseudo force। क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। ओके, तो यहां तक जो हमने कवर किया था, इसमें हमने एक दो एग्जांपल भी सॉर्ट आउट किए थे। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। इससे सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको एक प्लैंक गिवन है, एम, कैपिटल एम मास का। उस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, टोटल लेंथ एल है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक कॉर्नर पे रखा हुआ है, एंड अगेन ब्लॉक और प्लैंक में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अब हम इसको पुल करते हैं, एफ। तो वी आर प्रोवाइडेड विथ 4 ऑप्शंस टू चूज। पहला, एक्सेलरेशन ऑफ मास एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये समझें कि ग्राउंड के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं ना, तो सीडो फोर्स जैसी कोई चीज ग्राउंड के रेफरेंस में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कोई बंदा अगर ये सारा मामला ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहां पे खड़े होकर अगर कोई देख रहा है, तो उसके लिए इस स्मॉल एम मास पे कोई फोर्स ही नहीं आया है। अगर इस स्मॉल एम मास पे ग्राउंड के रेफरेंस में कोई फोर्स ही नहीं आया है, तो जाहिर बात है इस पे कोई एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा होता है फोर्स अपॉन मास। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग है, जो कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ मास एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एफ बाई एम। नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो प्लैंक पे अप्लाई हो रहा है, बड़े वाले मास पे अप्लाई हो रहा है, छोटे वाले मास पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से हमको ए ऑप्शन को तो रॉन्ग करना पड़ेगा, गलत है। बी ऑप्शन देखो क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ मास एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0। क्या ये करेक्ट है? यस, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एम मास का एक्सेलरेशन 0 है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस यस, 100%। क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब देखेंगे तो फोर्स किस पे अप्लाई हुआ? नीचे वाले मास पे। ऊपर वाले मास पे कोई फोर्स आया नहीं। जब फोर्स नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा ग्राउंड के रेफरेंस में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये पूछ रहा है टाइम टेकन, मतलब टाइम टेकन बाय स्मॉल एम मास टू सेपरेट फ्रॉम कैपिटल एम। अब सवाल ही पैदा होता है कि स्मॉल एम मास पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगाया गया, तो वो क्यों सेपरेट होगा? तो बच्चों इसका आंसर बड़ा सिंपल है। अगर हम रेफरेंस फ्रेम चेंज कर दें और चले जाएं प्लैंक पे, अपने आप को प्लैंक पे बिठा लें, आप यहां पे चले गए, मान लो मैं एक रेफरेंस बता रहा हूं, यहाँ पे बैठ के हमने सारा कुछ देखना शुरू किया, तो
आप नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम से कहां चले गए? एक्सेलरेटेड फ्रेम में, क्योंकि ये प्लैंक तो एक्सेलरेट हो रहा है ना? अगर ये प्लैंक एक्सेलरेट हो रहा है और प्लैंक पे बैठ के हम इस स्मॉल एम मास को देखेंगे, तो हम ये फील कर पाएंगे कि इस पे सीडो फोर्स एक्ट हो रहा है पीछे की तरफ, जिसे हम लिखेंगे मास ब्लॉक का और एक्सेलरेशन फ्रेम का। अब सवाल ये पैदा होता है, फ्रेम का एक्सेलरेशन कैसे निकालें? तो आंसर सिंपल है, फ्रेम का एक्सेलरेशन आएगा फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द फ्रेम, कैपिटल एम। क्योंकि इस फ्रेम को जो एक्सेलरेशन मिलने वाला है उस पे आप यही लिखोगे ना, F इज इक्वल टू एम ए, देयरफॉर A इज इक्वल टू F बाई M। करेक्ट हो गई बात? यस सर। तो ये जो सीडो फोर्स एक्ट हो रहा है ना, ये सीडो फोर्स क्या करेगा, इस ब्लॉक को पीछे खींचेगा और फाइनली ये जाके इस बड़े वाले प्लैंक से नीचे गिर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब हमें निकालना है टाइम कि भाई वो कब सेपरेट होगा। बेटा एक सिंपल सी बात याद रखो कि इस ब्लॉक का मूवमेंट एक्सेलरेटेड हालत में हो रहा है, सीडो एक्सेलरेशन इस पे एक्ट हो रहा है। जब भी कोई मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से होता है तो हम उसके सॉल्यूशन के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं, हमें ये रूल याद रखना चाहिए। तो यहां पर भी हम काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। अब S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, तो इस एंड से लेके इस एंड तक सेपरेट होने तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? L। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? आंसर है F बाई कैपिटल M, और आपको निकालना है टाइम, तो टाइम का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमको मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2L M डिवाइडेड बाई F। यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है, ये 2L हो गया, ये M हो गया, डिवाइडेड बाई F हो गया। देयरफॉर हम क्लेम करेंगे T इज इक्वल टू अंडर रूट में 2LM डिवाइडेड बाई F। ये इसका पॉसिबल आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन सी और डी में से क्या करेक्ट है? डी। डी करेक्ट है, बिल्कुल सही। छोटा सा फर्क दिख रहा है, यहाँ पे स्मॉल एम है, यहाँ पे कैपिटल एम है, गड़बड़ नहीं करना। आई बात समझ में? तो सी को हम रिजेक्ट करेंगे, सी को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एम है और हमारा आंसर कैपिटल एम में है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे सीडो फोर्स का कंसिडरेशन करते हुए इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया। ग्राउंड फ्रेम से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, या सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है ना? ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं, ऐसा इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं होगा। खाली हमको ये देखना होगा कि ये ऊपर वाला ब्लॉक रुका हुआ है और नीचे जो ब्लॉक है उसको ऐसे खिसका के हमने आगे लिया, ऐसे मानना पड़ेगा। लेकिन अक्सर इस तरीके के प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं, सीधे एक्सेलरेटेड फ्रेम में चले जाते हैं और फिर वहां पर हम फील कर पाते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे मूव कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, अच्छे से समझें। ये हमको 4 डिफरेंट सिचुएशन दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें सभी में वेज दिया गया है एक फ्रेम के अंदर और 37 डिग्री का वहां पे एंगल है और सभी में एक ब्लॉक रखा गया है। लेकिन इन सभी सिचुएशंस में ये जो पूरा सिस्टम है ये एक्सेलरेट किया जा रहा है अलग अलग डायरेक्शंस में। जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट में एक्सेलरेटेड है, यहाँ पे ये राइट में एक्सेलरेटेड है, ये अपवर्ड एक्सेलरेटेड और ये डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड। तो इन सभी सिचुएशंस में वो कह रहा है कि N1, N2, N3 and N4 आर द नॉर्मल रिएक्शंस एंड B1, B2, B3, B4 आर द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक इन ईच ऑफ द सिचुएशन। तो फिर हमें पता करना है कि इनमें क्या रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, कौन बड़ा कौन छोटा कैसे। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमको हर एक सिचुएशन के लिए एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन बनाना होगा और हमें समझना होगा कि हर एक सिचुएशन एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है, एग्जैक्टली वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं सिंगल सिंगल डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं।
हम इसे सीडो फोर्स के थ्रू करेंगे और बहुत जल्दी से हो जाएगा। अगर हम सीडो फोर्स को प्रॉपर्ली अप्लाई कर पाते हैं तो हमको ये ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। देखो ये फ्रेम पूरा लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो सीडो फोर्स कहां आएगा? राइट। राइट की तरफ आएगा। राइट। तो इसे लिखना होगा एम ए। आप फंडामेंटली आप एक बात समझो, ये नीचे की तरफ आएगा एम जी, इस तरफ आएगा और इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हो जाएगा एम जी साइन 37 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस 37। यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल रिएक्शन को हम बोलेंगे N1। और ये जो सीडो फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है ना, हम इसे भी कंपोनेंट वाइज रिजॉल्व करेंगे। तो हम इसका एक कंपोनेंट इस तरफ बता सकते हैं और दूसरा वाला कंपोनेंट इस तरफ बता सकते हैं। एंगल यहां पर 37 होगा, ये साफ साफ समझ में आ जाता है हॉरिजॉन्टल से। तो ये एंगल 37 हो जाएगा। तो यहां मैं कंपोनेंट लिखूंगा एम ए कॉस 37 और यहां वाली चीज हो जाएगी एम ए साइन 37। अब बच्चों जब हम नॉर्मल रिएक्शन को चेक करेंगे ना, तो ये जो ग्रीन वेक्टर मैंने यहाँ पे बनाया है, इसके अपोजिट में देखो दो वेक्टर्स हैं, ये ब्लू वाला और पिंक वाला। तो ये बात हमें देखते ही समझ में आ जाती है कि इस सिचुएशन के लिए नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एम जी कॉस 37 प्लस एम ए साइन 37। ठीक है, करेक्ट हो रही है बात? यस सर। आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आप लिख पाओगे m by 5 cos 37 is 4g plus sin 37 is 3a। ऐसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बट मैं सॉल्व करता हूं। cos 37 4/5 है, तो sin 37 3/5 है, तो 5 भी मैंने कॉमन ले लिया। तो यहां इतना नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। दूसरी बात, ये जो ब्लॉक है ये नीचे स्लाइड कर सकता है या ऊपर की तरफ जा सकता है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं। अगर ये एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है और ma cos 37 कंपोनेंट किसी तरीके से mg sin 37 कंपोनेंट से ज्यादा हो जाता है तो ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। और अगर ये एक्सेलरेशन काफी कम है और mg sin 37 ma cos 37 से ज्यादा होता है तो ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा। एनी हाउ, अगर ब्लॉक की करेक्ट सिचुएशन हम यहाँ पे फॉलो करते हैं तो ये ब्लॉक है, इस पर इधर एक फोर्स आ रहा है और इधर एक फोर्स आ रहा है। ये नीचे वाला जो फोर्स है ये mg sin 37 है और ऊपर वाला जो फोर्स है ये ma cos 37 है। अब ब्लॉक चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको अगर ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन लिखना है तो इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस ही लेना पड़ेगा ना आपको। करेक्ट है ना? यस। तो इक्वेशन बनेगी mb1 इक्वल mb1 इज इक्वल टू, अब डिफरेंस कैसे भी लें, डिफरेंस ही लेना है, इतना याद रखें, mg sin 37 माइनस ma cos 37। आप बोलेंगे सर आपने b कहां से लिया? तो बेटा उसने बताया हमको कि नॉर्मल रिएक्शन n1 और एक्सेलरेशन b1। तो एम ए मैं नहीं लिख सकता क्योंकि ए ऑलरेडी अलॉटेड है, तो उसने एक्सेलरेशन को यहाँ पे बी बोल दिया। तो इसमें से हम ये एम फैक्टर कैंसिल आउट कर देते हैं और हमें b1 का एक प्रॉपर आंसर मिलता है। g sin 37 विल बी 3/5, सो दैट विल बी 3g/5 माइनस 4a/5। तो ये हमको पहली सिचुएशन के लिए आंसर्स मिले। ठीक है, ऐसा हमको चारों सिचुएशंस के लिए निकालना पड़ेगा, फॉर ऑल पॉसिबल सिचुएशंस। फिर कंपैरिजन करना होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक हो रही है बात? अब आप अपने लेवल पर भी वहां पे सॉल्यूशन बनाना शुरू करें और देखें कि आपका बनाया सॉल्यूशन बराबर इन चीजों से मैच करता है या नहीं करता है। अब आए देखते हैं सेकंड सिचुएशन में। तो ये सेकंड सिचुएशन, अब सेकंड सिचुएशन में सबसे पहले मैं इधर नीचे की तरफ दिखा देता हूं। अब ये चीज ज्यादा कंफ्यूजन वाली नहीं होनी चाहिए, हमें पता है ये mg cos 37। इस तरफ क्या है?
mg sin 37, ये तो चेंज नहीं होने वाला, हमेशा की तरह जो नॉर्मल रिएक्शन दिखाया जाना चाहिए, N1 सॉरी N2 नॉट 1, N2। अब बच जाता है कि सीडो फोर्स कहां आएगा। तो आप देखिए इसमें जो फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड हो रहा है राइट की तरफ, तो इस ब्लॉक पे सीडो फोर्स कहां आएगा, लेफ्ट साइड। यानी कि ब्लॉक पर सीडो फोर्स यूं आ जाएगा, ये हो गया MA। अब इस बात है आप इसके दो कंपोनेंट बना सकते हो, एक इधर और एक ऐसे नीचे, ठीक है। ये जो ब्लू से मैंने लिखा मैं साइड में कर देता हूं, थोड़ा नीचे लिख देता हूं उसको, ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो अंडरस्टैंडिंग में। ये रेड वाला कंपोनेंट, तो हम देख सकते हैं कि यहां अगर एंगल 37 है तो यहां भी 37 हो जाएगा, करेक्ट है। जैसे ये लाइन अगर मैं यहां बना देता हूं तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएंगे ना बेटा। यस। तो यहां वाला एंगल हमारा 37 है, ये आपने याद रखना है। तो ये जो रेड कंपोनेंट यहाँ नीचे आ रहा है ये हो जाएगा MA cos 37, और ये रेड वाला कंपोनेंट ऊपर जो जा रहा है ये हो जाएगा MA सॉरी sin 37, सॉरी फॉर दैट, MA sin 37। और ये ब्लू से जो मुझे पहले लिखना था वो मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूं, MG sin 37। तो ये है सारा मामला। अब देखो अगर आप नॉर्मल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो ऐसे ऐसे, तो N2 और MA sin 37 ये दोनों मिलके MG cos 37 को बैलेंस कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, N2 प्लस MA sin 37 इज इक्वल टू MG cos 37। आप इसको सॉल्व करोगे तो M कॉमन बाय 5B कॉमन 4G माइनस 3A, समझो ये मैं इधर लेता हूं फिर कॉमन लेता हूं, ये सब तुमने समझ लेना है। cos 37 का 4/5 तो 4G/5 कॉमन, और sin 37 का 3/5 तो 3A के साथ आ गया 5 कॉमन, और ये इधर जाने के बाद माइनस। तो अब आपको देखते ही पता पड़ जाएगा कि N2 जो है वो N1 के कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि N1 में तो प्लस हो रहा था, N2 में माइनस हो रहा है। समझे नहीं समझे? यस सर। अब बारी आती है एक्सेलरेशन की। जब हम एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेफर करते हैं तो दोनों के दोनों फोर्सेस जो हैं वो डाउनवर्ड है और ब्लॉक भी नीचे मूव करेगा, दोनों, इसके अपोजिट में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हम क्या लिख पाएंगे, MB2 इज इक्वल टू MG sin 37 प्लस MA cos 37। तो M फैक्टर कॉमन कैंसिल कर देते हैं, तो B2 का आंसर हमको मिलेगा 3G/5 प्लस 4A/5। B2 का आंसर। डन विथ दिस। यस। तो ये मामला आ जाएगा यहां। समझ रहे हैं बात को? यस सर। यस। तो ये देखते ही पता पड़ रहा है हमको कि B2 इज ग्रेटर देन B1, लेकिन N2 इज लेस देन N1। नाउ सिमिलरली वी हैव टू सॉल्व फॉर द थर्ड सिचुएशन। अब ये प्रॉब्लम लेंथी जरूर है, मतलब एक एक करके हमको सब कुछ सॉल्व करना है, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसा है कि हमको फोर्स के एप्लीकेशन को अच्छे से समझा रहा है कि सीडो फोर्स आपको लगाना कैसे है, कंपोनेंट्स बनाने कैसे हैं आपको। और इस तरीके की प्रॉब्लम डेफिनेटली मतलब बेनिफिशियल होते हैं काम करने के हिसाब से। अब ये पूरा सिस्टम जो है ऊपर एक्सेलरेट हो गया,
आप डेफिनेटली बोलोगे इधर नीचे की तरफ क्या आ गया, एमए, Yes, sir. सीडो फोर्स नीचे आ जाएगा। ऑफ कोर्स वो कंपोनेंट की जो स्प्लिटिंग होती है वो हमेशा की तरह जैसी होनी चाहिए वैसी हो रही होगी। mg sin 37 हो जाएगा इधर, इधर नीचे की तरफ क्या होगा, mg cos 37 होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन जैसे दिखाई जाती है हमेशा दिखाई जानी है वैसे ही दिखाई जाएगी m3। अब आपने जैसे mg को स्प्लिट किया वैसे ma को भी स्प्लिट करें आप, तो इसके भी दो कंपोनेंट हम ऐसे ही बनाएंगे ना, एक इधर बना देंगे एक इधर बना देंगे। इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ma sin 37 और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ma cos 37। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो हमको ये बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहा है कि N3 अकेला इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो हमें लिखना होगा mg cos 37 प्लस ma cos 37। तो N3 इज इक्वल टू m कॉमन बाय 5 भी कॉमन 4g प्लस 4a। 4 भी कॉमन ले सकते हो बट इंटेंशनली मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको ताकि हमको कंपैरिजन मिले। देखो यहां पे जब एडिशन करी थी ना हमने तो 4g प्लस 3a था, अब यहां क्या आया 4g प्लस 4a, मतलब n1 से ज्यादा होगा n3। करेक्ट हो रही है बात? क्योंकि जब हमने n1 देखा Yes. तो 4g प्लस 3a, बट जब हम n3 देखते हैं तो 4g प्लस 4a, एक मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया ना, यहाँ पे a में एक मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। अब सिमिलरली आप इस ब्लॉक को अगर एक्सेलरेटेड हालत में देखना चाहते हो तो इसमें ये दोनों फोर्सेस मिलके क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को नीचे एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो आपके पास इसका ऑप्शन हो जाएगा MB3 इज इक्वल टू mg sin 37 प्लस ma sin 37। sin 37 फैक्टर आप लिख सकते हो 3/5 3/5, मास फैक्टर कैंसिल कर सकते हो, तो आपको B3 मिल रहा है 3g/5 प्लस 3a/5। अब इसको आप B2 और B1 के साथ जब कंपेयर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि B2 3g/5 प्लस 4a/5 है और वहां पे 3a/5 है और यहां तो माइनस है, मतलब सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन अभी तक B3 का आया है। ठीक है, यहाँ पे 3 4 है, वहां पे दोनों 4 4 है, सॉरी सॉरी सर, दोनों 3 3 है। तो अब तक के केस में सबसे ज्यादा जो एक्सेलरेशन आया है वो B2 का आया है। B2 का एक्सेलरेशन अब तक सबसे ज्यादा आया है, 3 and 4, और यहां दोनों 3 3। और B1 का तो एक्सेलरेशन सबसे कम ही आया है अभी तक क्योंकि वो तो माइनस में ही आ रहा था, Yes. सब्सट्रैक्शन से डेवलप हो रहा था। अब हमें एक लास्ट पॉइंट इसमें देखना है, ठीक है ना, आखिरी वाला। बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहां पर भी सीडो फोर्स की कंडीशन लगा देनी है। आप बताएं सीडो फोर्स जाएगा कहां? Upward. ऊपर जाएगा। सो ये हो जाएगा MA। आप इसको स्प्लिट करेंगे तो एक इधर एक इधर, करेक्ट हो गई बात? सुनो, Yes, sir. Yes, sir. अब एक प्रॉपर एंगल का रिप्रेजेंटेशन हमें करना है, एंगुलर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो ये जो वर्टिकल लाइन है मान लो मैंने यहां निकाल दी ऐसे, जस्ट इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए। अब यहां का तो एंगल, ये मैं डायग्राम आपको बना के बताता हूं ताकि एंगल का फीलिंग आपको प्रॉपरली आ जाए।
तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये ऐसी निकली है। फिर काम करते हैं, इसको सीधे ले लेते हैं नीचे। ये वाला एंगल है 37, ये है 90। तो इतना तो समझ पाते हैं कि ये क्या है, 53। तो श्योरली यहां भी कितना होगा, 53। तो अगर ऐसा मैं एक परपेंडिकुलर बना दूं यहां पे, तो यहां कितना होगा, 37. 37। मतलब यहां पर हमारा एंगल 37। ठीक है, Yes, sir. ये बात। तो अब कंपोनेंट्स को इसी तरीके से आप स्प्लिट कर लो। कंपोनेंट्स को स्प्लिट करने पे हमको यहां मिलेगा एम ए साइन 37 एंड दिस विल बी एम ए कॉस 37। ऑफ कोर्स इस लाइन पर एक और चीज होगी, नॉर्मल रिएक्शन जैसे हमेशा होनी चाहिए N4, और हमेशा की ही तरह ऐसे नीचे आना चाहिए mg cos 37 और इस तरफ जाना चाहिए mg sin 37। अब आप नॉर्मल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये दोनों यानी कि N4 और ma cos 37 ये अकेले हो जाएंगे mg cos 37 के हिसाब से। तो N4 का आंसर मुझे मिलेगा m/5 4g - 4a। समझें बात को, ठीक हो गई बात, आ गया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. अब रहा सवाल एक्सेलरेशन का, तो एक फोर्स इसको नीचे पुल कर रहा है यहाँ mg sin 37, और एक सीडो फोर्स वाला सिचुएशन इसको ऊपर पुल कर रहा है। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर मान भी लिया जाए कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या इन दोनों का सब्सट्रैक्शन आ जाएगा। Yes. Yes. तो वी नीड टू राइट mb4 इज इक्वल टू mg sin 37 माइनस ma sin 37, और m फैक्टर को यहां से अगर हटा दिया जाता है तो B4 का आंसर हमको मिलेगा 3g/5 माइनस 3a/5। ये इसका एक्सपेक्टेड आंसर। इस तरीके से हमको इसको यहां पे हैंडल करना है। ठीक हो गई बात। Yes, sir. तो दैट इज हाउ वी हैव टू टैकल विद द सिचुएशन। अब जो भी हमने निकाला उसमें मुझे तो लग रहा है कि सबसे कम N4 ही आ रहा है, बिकॉज 4g - 4a है ना, और यहां 4 + 4 सबसे ज्यादा N3 आ रहा है। तो N3 सबसे ज्यादा और N4 सबसे कम, ये मुझे ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। N3 Yes, सबसे sir. और सबसे कम, ठीक है ना, देख लो आप। अब N3 जो आया ना उसमें 4g + 4a ऐसा कहीं भी नहीं है, और N4 जो आ रहा है उसमें 4g - 4a ऐसा भी कहीं नहीं है। तो ऑप्शन वाइज अगर चलते हैं तो हमें मिलता है ए ऑप्शन फॉर नॉर्मल रिएक्शंस। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, इसमें से सी और डी में से भी हमको लेना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कौन से ज्यादा है। अब यहाँ का एक्सेलरेशन तो माइनस है, ये तो कम होगा, ठीक है। यहाँ का एक्सेलरेशन प्लस है लेकिन 3 और 4 का प्लस है। यहाँ का एक्सेलरेशन 3 का प्लस है, और यहाँ का एक्सेलरेशन 3 का माइनस है। तो सबसे ज्यादा जो सब्सट्रैक्टेड वैल्यू मुझे मिल रही है वो B1 मिल रही है। 3 के माइनस से ज्यादा 3 का माइनस होगा, तो B1 शुड बी लेस। सबसे कम B1 दिख रहा है मुझे। और सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 3 और 4 का एडिशन, बाकी तो ठीक है, g/5 a/5 वो ठीक है, 3 4 एडिशन, और यहां देखें तो 3 का एडिशन। मतलब सबसे ज्यादा B4, सॉरी सबसे ज्यादा B2 दिख रहा है सबसे ज्यादा, और सबसे कम B1 दिख रहा है। Option. Option.
हाँ, ये वाला ऑप्शन सी। अब यहाँ मुझे बार बार स्क्रीन शेयर करके देखना पड़ रहा है। आपने अगर लिखा है तो चारों वैल्यूज को आमने सामने रख के देखें आप, या फिर मैं बाद में नोट्स जब शेयर करूंगा तो वैल्यूज को आमने सामने रख के देखें, आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होते हैं। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? सर आंसर मोर आंसर यस, करेक्ट कौन सा है इसमें का? दोनों दोनों करेक्ट। हाँ, इट्स अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सही है इसमें। ऐसे क्वेश्चन अक्सर जेईई एडवांस में आते हैं। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, ये वाला भी जो हमने सॉल्व करे थे ना, इसमें भी मल्टीपल करेक्ट है, बी और डी, है ना? मैं प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू Yes. से ले रहा हूँ। अच्छा, ये एडवांस का प्रॉब्लम होगा भी तो इतना टफ नहीं है कि चलो भाई इसको हम डिस्कस ही ना करें। इतना भी टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से वेक्टर कैलकुलेशंस करने हैं आपको, प्रॉपरली कंपोनेंट रिजॉल्व करने आना चाहिए एंड यू आर डन विद द प्रॉब्लम। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। We have a mass bob of mass 50 gram and it is being suspended from the ceiling of a trolley by a light inextensible string. If the trolley is accelerated horizontally, the string makes an angle of 37 degree with the vertical. Find the acceleration of the trolley. तो लेट्स से कि ऐसी कोई ट्रॉली है, मैं इसको एक पूरे कंपार्टमेंट की तरह दिखा दूं, और यूं हमने इसमें एक बॉब अटैच कर दिया था जो वर्टिकली ऐसे बिल्कुल हैंगिंग सिचुएशन में था। अब हमने ये किया कि इस ट्रॉली को ही हमने एक्सेलरेट कर दिया आगे की तरफ। तो हमारे ऐसा करने की वजह से क्या हुआ कि ये जो बॉब है ये ऐसे हो गया। अब आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जब फ्रेम एक्सेलरेट होता है राइट की तरफ तो सीडो फोर्स एक्ट होगा लेफ्ट की तरफ, तो इस बॉब को ऐसा पीछे की तरफ एक सीडो फोर्स मिल जाएगा। करेक्ट है? या आप कह सकते हो कि इसको ऐसा पीछे की तरफ एक सीडो एक्सेलरेशन मिल जाएगा ए, मास जो भी हो उसका, एम ए भी लिख सकते हो आप चाहो तो, लेकिन डायरेक्ट ए भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, एम जी, इस तरीके से। तो मैं खाली जी लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन में काम कर लें, क्या फर्क पड़ता है? अब क्वेश्चन के हिसाब से सोचें तो वो बता रहा है कि इसने जो यहां एंगल बनाया है 37 डिग्री बना दिया। अब हमें पता करना है कि एक्सेलरेशन कितना है, ट्रॉली का एक्सेलरेशन कितना है, ये पता करना है। तो आप यहां पे एक और छोटा सा काम करें, यहां पे आप दिखा दें कि इस स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा टी। अब इस टी के कंपोनेंट आप स्प्लिट करो तो एक कंपोनेंट टेंशन का इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे वर्टिकली ऊपर जाएगा, और यहां एंगल 37 होगा। ज्योमेट्री से समझें, अल्टरनेट एंगल। यहां 37 तो Yes. यहां 37 दिख रहा है। ये लाइन में थोड़ी सी सॉलिड कर दूं तो आपको फील आ जाएगा। इधर 37 तो वर्टिकल से इधर 37, करेक्ट है? Yes, sir. अब टी के जो कंपोनेंट्स आपने स्प्लिट करे हैं उनको आप लेबल करो। सो दैट विल बी टी cos 37 and on the other side t sin 37। आप चाहो तो यहां पे सिर्फ g या सिर्फ a लिखने की बजाय पूरा पूरा लिख दो भाई ये mg, ताकि फोर्सेस का फीलिंग आए, और ये ma। अब ये ट्रॉली इस तरीके से एक्सेलरेट हो गई ना, तो ये एक पोजीशन पे आगे रुक जाएगा। अगर ट्रॉली के एक्सेलरेशन में चेंजेस हुए तो ये आगे पीछे होगा। अगर ट्रॉली का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो बस ये ऐसे ही टेढ़ा होकर हैंग होता रहेगा, मतलब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में जाएगा। अगर ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में जा रहा है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि t sin 37 is balancing ma and t cos 37 is balancing mg। क्या कहते हो? Yes. डिवाइड Yes, देम, sir. डिवाइड देम। डिवाइड करोगे तो टी फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा tan 37 is equal to a by g
which gives me an answer A is equal to G tan 37। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको याद रख लें। इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं होगी आपको, आप सीधे सीधे बोल सकते हैं A is equal to G tan थीटा। अब जो भी थीटा आ रहा होगा यहाँ पे 37, 53, 30, 45, whatever it is, डायरेक्ट बोल सकते हैं। ये कोई कैलकुलेशन और पूरी डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमेशा अप्लाई हो सकता है। नाउ इफ यू रियली वांट टू गेट एन आंसर फॉर A, तो हम G का वैल्यू पुट अप करते हैं 10 और tan 37 हो जाएगा sin by cos which is equal to 3/4। 3/4, so that is 30/4। कितना होगा 30/4? 7.5। So that is 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो जो पूरी ट्रॉली है या जो पूरी सिस्टम है वो इतने से एक्सेलरेट हुई। अब ये देखो प्रॉब्लम इजीली क्यों सॉल्व हो रहा है पता है? क्योंकि हम सीडो फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे। वी आर अप्लाइंग सीडो फोर्स, दैट्स व्हाई द सिस्टम इज इजीली लाइक द प्रॉब्लम इज इजीली सॉल्व्ड। ग्राउंड पे खड़े होकर देखें ना तो ये तो हमको समझ ही नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो हम ये फोर्स ले ही नहीं सकते ग्राउंड के रेफरेंस में। फिर हमको बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इधर टी दिखा के नीचे mg, फिर एंगल, फिर वो बहुत बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना, अलग तरीके में अलग सिचुएशन में चला जाएगा प्रॉब्लम। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को हम ग्राउंड फ्रेम में करते ही नहीं है, जाने का ही नहीं होता, वो रास्ते को ही नहीं जाना। जो आसान है वही आपने चॉइस करना है। जैसे आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपके बहुत सारे स्टूडेंट जो सीडो फोर्स से परेशान होते हैं, लेकिन सीडो फोर्स हमारी आसानी के लिए है, हमें हेल्प करता है वो चीजों को इजीली समझने के लिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी। इस तरीके का एक क्वेश्चन ना मैंने बीच में डिस्कशन करते वक्त छोड़ दिया था, मैंने बोला था बाद में करते हैं इसको, आपको याद होगा। मैं वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ अभी पुटअप कर देता हूँ होमवर्क के लिए, वो भी सॉल्व कर लो आप चाहो तो ये सिस्टम जो है ये पुली के साथ पूरी ऐसे ऊपर एक्सेलरेट हो गई। अब हमें निकालना है कि भाई फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 एंड m2 इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अंदर बैठ के आपको देखना है m1 m2 की क्या सिचुएशन। तो ये डायग्राम मैं बना देता हूं यहाँ पे दोबारा। पुली एक्सेलरेट हो गई ऐसे मान लो ना, ये पूरा फ्रेम की बजाय आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पुली उठा के ऊपर खींचा आपने, ऐसे ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये अपना पहला वाला ब्लॉक है, लेट्स से ये m1 ब्लॉक है, और ये दूसरा वाला ब्लॉक है यहाँ पर m2। अब सभी बहुत ध्यान से सोचना। ऑफ कोर्स यहां आप टेंशन टी दिखाओगे, यहां भी टेंशन टी दिखाओगे, टेंशन तो सेम होगा, सिंगल स्ट्रिंग है, कनेक्टेड स्ट्रिंग। इस ब्लॉक के लिए आप जानते हो नीचे क्या क्या दिखाओगे आप? m1 g प्लस m1 a0। सोचो मैंने क्या किया, m1 a0 को नीचे लेके प्लस क्यों किया मैंने, सोचो आप। सिस्टम कहां एक्सेलरेट हो रहा है? ऊपर। तो इस पर सीडो फोर्स कहां आएगा? डाउनवर्ड। अब नीचे आ गया तो वो mg के साथ आ जाएगा ना। Yes. वैसे ही m2 पे बताओ क्या होगा, सोच समझ के बताना। m2g। M2G plus वेरी गुड। m2a0 क्या कहते हो, श्योर है? yes. क्यों भाई ये m2a0 हमने प्लस क्यों किया यहाँ पे? सूडो फोर्स डाउनवर्ड आएगा। क्योंकि सिस्टम जो फ्रेम है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, इसलिए सीडो फोर्स बाय फॉर्मूला मास बॉडी का फ्रेम का एक्सेलरेशन दोनों मल्टीप्लाई करो अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है ना, ये सीडो फोर्स है। अब हो सकता है कि इनमें से कोई एक ब्लॉक ऊपर जाए और कोई एक ब्लॉक नीचे जाए। विद इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन भी हो रहा होगा ना उसका,
कोई बंदा यहाँ खड़े होके देखेगा तो उसको तो यही दिखेगा ना कि कोई एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है, कोई दूसरा ब्लॉक नीचे आ रहा है। तो हम इसके लिए लिखेंगे m1a उसका एक्सेलरेशन, और इसके लिए हम लिखेंगे m2a। अब आप मुझे दो इक्वेशन लिख के बताओ क्या लिखना चाहिए, बोलो। M1 is equal इक्वल minus t माइनस M1G m1g माइनस plus m1a नॉट। गलती नहीं करना, माइनस क्यों आया? असलियत में तो ये है ना बेटा, ये है असलियत में ऐसा। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या ये भी माइनस आ जाएगा? yes, और ये बहुत सिली मिस्टेक है, ये होती है मिस्टेक, क्योंकि इन दोनों का मिला के सब्सट्रैक्शन टी से करना है। अब सब्सट्रैक्शन करोगे तो ब्रैकेट ओपन करने पर वो माइनस हो जाएगा, तो क्यों ना डायरेक्टली ऐसे लिखा जाए, कैलकुलेशन में कोई टेंशन ना हो। अब उसी तरीके से आप बताओ m2a के लिए क्या लिखा जाएगा? m2g M2G not plus minus T. M2A naught माइनस टी। minus T. चुपचाप इन दोनों इक्वेशन का एडिशन करें। a कॉमन m1 प्लस m2, t यहां से और यहां से कट गया, m2g प्लस m2a नॉट माइनस m1g माइनस m1a नॉट। a m1 प्लस m2 इक्वल g कॉमन करके m2 माइनस m1 प्लस a नॉट कॉमन करके फिर एक बार m2 माइनस m1। तो a का आंसर बन रहा है m2 माइनस m1 g प्लस a नॉट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सोचो मैंने क्या किया, ये तो समझ आ जाता है m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में जाएगा, लेकिन यहां क्या किया, यहां से ये ब्रैकेट m2 माइनस m1 और यहां से ये ब्रैकेट m2 माइनस m1 मैंने कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा g और यहां क्या बचा a नॉट। सोचो सही किया। Yes. Yes, sir. अब इस तरीके का प्रॉब्लम ना हमने इससे पहले छोड़ दिया, तो मैं आपको वो प्रॉब्लम दिखाता हूं। उस वक्त मैंने इसीलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि अभी हमारा सीडो फोर्स वाला कंसेप्ट ही क्लियरिटी के साथ नहीं था, तो हम क्या सॉल्व करें उसमें। अब शायद आपको वो एकदम फौरन क्लिक हो जाए कि कैसे सॉल्व करना है उसको, और आप आंसर करेक्टली निकाल भी पाए। देखें ये वाला प्रॉब्लम था, जरा अटेम्प्ट करें इसको। अटेम्प्ट कर लें जरा उसको। देखें इसी अंदाज से करना है आपने। अच्छा ये जो W1 है ना, इसकी जगह पे आप चाहो तो लिख सकते हो M1G, और ये जो W2 है इसकी जगह पे आप लिख सकते हो M2G। आप डायग्राम अगर मैं आपको बना के बताऊं तो ये पुली है, इस पर एक ब्लॉक यहां M1 लगा, दूसरा ब्लॉक यहां M2 लगा, और ये पुली ही एक्सेलरेट हो गई ऊपर G से, क्योंकि पुली का एक्सेलरेशन जो A नॉट है ना वो G बताया उसने, A नॉट को G बता दिया उसने। समझे नहीं समझे? ठीक है। Yes, sir. तो सीडो फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये डायग्राम मैं दोबारा बना दूं और इसके मोशन को रिप्रेजेंट करने लग जाएं, तो हमें देखें क्या क्या करना पड़ेगा। यहां पे आप नीचे क्या क्या दिखाओगे? W1. 2m1g, दैट्स इट। अरे आप बोलेंगे सर 2m1 कैसे आया?
देखो आप ये चीज दिमाग में लाओ, M1G प्लस M1A0, लेकिन फिलहाल जो प्रॉब्लम दिया गया है उसमें A0 की जगह पे क्या है? जी जी है। ये जो G है ना, ये A0 के लिए दिया गया है। तो याद करें यहां पे हमने क्या लिखा था, M1G प्लस M1A0। अब A0 की जगह पे भी G है तो 2 टाइम्स हो गया, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है, बड़ा आसान है। यस सर। अच्छा यहां क्या लिखोगे? 2M2 2M2G। हो सकता है ऊपर टेंशन T दिखा दो, यहां पर भी ऊपर टेंशन T दिखा दो। अब हो सकता है आपने कहा ये ऊपर जा रहा है तो इसकी जगह पे आपने लिखा M1A, और ये वाला नीचे जाना पड़ेगा तो इसकी जगह पे आपने लिखा M2A। अब आपको यहां पर टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन नहीं निकालना। आपको टेंशन निकालना है, फर्क है प्रॉब्लम में। एक्सेलरेशन नहीं निकालना है आपने यहाँ पे। यू हैव टू गेट एन आंसर फॉर टेंशन। चलो इक्वेशन तो लिखते हैं, बाकी की बाद में देखते हैं क्या करना है। तो अगर मैं इनकी इक्वेशंस लिखूं तो व्हाट सॉर्ट ऑफ इक्वेशंस आई कैन राइट? T is equals to M1A minus 2M1G. M1A is equal to T minus 2 times of M2G and M2A is equal to, बोले 2M2G minus 2 times of M2G minus T। ठीक हो गई बात? अब मुझे तो आंसर ऐसे वेट के पैटर्न में निकालना है, तो ये एक बात याद रखो, ये जो चीज होती है ना M1G अपने आप में W है, W1 है, और M2G जो है ना ये अपने आप में W2 है। ये आपने याद रखना है यहाँ पे। तो आंसर का जो पैटर्न है हमको बराबर उसी अंदाज में मिल जाएगा जैसे ऑप्शंस में गिवन है। अब ए को इलिमिनेट करना है, ए को हटाना है यार, ए तकलीफ दे रहा है, क्या करें? सब्ट्रैक्शन। नहीं, सब्ट्रैक्शन से ए इलिमिनेट नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन से तो टी इलिमिनेट हो जाएगा। डिवाइड कर। डिवाइड करें, शाबाश। आप इन दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ना तो ए फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको यहां मिलेगा M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू T माइनस 2 टाइम्स ऑफ M1G डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ M2G माइनस T। ठीक हो गया? यस सर। Now you can make a kind of cross multiplication and solve and then arrange an answer for T। तो इसका आंसर A आता है। आप सॉल्व करोगे इसको तो A आंसर आ जाएगा। T के लिए सॉल्व करोगे तो अच्छा, उसमें आपने ये भी याद रखना है कि M1G is nothing but equal to W1। ठीक है? यस सर। ओके सर। तो आपको जब W1 वाला पैटर्न चाहिए ना, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके तुम सॉल्व करने लग जाओगे तो फिर टेंशन आ जाएगा तुमको कि M1 M2 तो आंसर में दिख नहीं रहा है तो क्या करें। तो देखो आपको याद होगा कि हमने W1 के लिए क्या लिखा, M1G. M1G। यानी कि M1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, W1 बाई G। सही है ना? यस सर। और उसी तरीके से W2 इज इक्वल टू व्हाट, M2G, विच मींस M2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, W2 बाई G। तो यही इक्वेशन दोबारा लिखो। M1 की जगह लिख दो W1 बाई G, M2 की जगह लिख दो W2 बाई G, इक्वल, रीअरेंज इट, T माइनस 2M1G 2M2G माइनस T। यहां से आप देखोगे कि ये बाई जी फैक्टर कट गया, और आपको ऐसे लिखने का मौका मिलेगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू T माइनस
2 टाइम्स ऑफ W1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ W2 माइनस टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, आपको टी का आंसर मिल जाएगा। कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। देर आर टू स्मूथ ब्लॉक्स ऑफ मासेस m एंड m डैश। तो ये रहा m और ये रहा m डैश। एक बड़े से वेज पे इसको रखा है, स्मूथ वेज है, ट्रॉली टाइप है, मूव कर सकता है, नीचे व्हील्स लगे हैं, उसका मास कैपिटल M एंड देन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन टू इट। इफ फोर्स एक्ट्स ऑन द वेज, द ब्लॉक्स डू नॉट स्लाइड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो नतीजा है, उसका जो आउटकम है, वो ऐसा है कि ब्लॉक स्लाइड ओवर नहीं कर रहे हैं। अब मैं तो चौंकने लग जाऊंगा, यार ब्लॉक स्लाइड क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज ये तो नीचे उतरना चाहिए, अगर ये नीचे उतरेगा तो ये तो आगे आना चाहिए। तो हमने फोर्स ऐसा लगाया, अच्छी बात है, लेकिन जब हम ऐसा फोर्स लगाते हैं तो ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं, सोचो। पुली से अटैच है। नहीं, पुली से अटैच है तो पुली तो और उसको सपोर्ट करेगा मोशन। अच्छी बात है, पुली बोलेगी जाओ स्लाइड करो, नीचे जाओ, इसको तो मूव करने का मौका मिलेगा, पुली से अटैच है तो। क्यों स्लाइड नहीं कर रहे? ऊपर वाला ब्लॉक आगे नहीं पीछे जाएगा। वेरी गुड। क्यों जाएगा बेटा पीछे? इस साइड से फोर्स आ रहा। हाँ, इस साइड से फोर्स आ रहा, तो जब इस पे फोर्स एक्ट हुआ तो क्या ये पूरा फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया? फोर्स अप्लाई होने का मतलब यही है ना कि एक्सेलरेशन एक्ट होना। यस। यस। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में क्या होता है? कौन सा एक एडिशनल फोर्स यहाँ क्रिएट हो जाता है? टुडे फोर। सूडो Pseudo फोर्स force. आएगा। तो सूडो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा? अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, ये जो फोर्स है ये इस पूरे फ्रेम को राइट में पुश कर रहा है, तो इस ब्लॉक पर एक लेफ्ट में सूडो फोर्स आएगा। यस। आई ना बात समझ में? और वो जो सूडो फोर्स है ना, वो उसके फर्दर मोशन को आगे जाने को रोकेगा। ये है कहानी इसकी छोटी सी। ठीक, तो सबसे Yes. पहले मैं इसका एक्सेलरेशन लिखता हूं। देखो, जो टोटल फोर्स एक्ट हुआ F, वो तो ऐसा हो जाएगा m डैश इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो फोर्स लगाया हमने, ये सब पे लगाए, ये पूरे सिस्टम पे ना। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन खाली कैपिटल एम पे है, लेकिन कैपिटल एम पे ये है, ये है, ये व्हील्स लगे हुए हैं नीचे, तो इसका मतलब फोर्स का एप्लीकेशन सब चीजों पे हुआ। तो फोर्स तो ऐसे लिखा जाएगा, स्पेशली पिक करके फोर्स नहीं लगाया हमने। ठीक हो रही है बात? ये इसका हिस्सा है ना अभी। यस सर। हाँ, अगर मान लो एक प्लैंक प्लैंक रखा हुआ है ऐसे, और इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, और खाली प्लैंक में स्मूथ कंडीशन में नीचे खींचता हूं, तो मैं खाली प्लैंक को ही खींच रहा हूं, तो फोर्स खाली प्लैंक पे आएगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे नहीं आएगा। लेकिन अब जो मैं ये फोर्स लगा रहा हूं, ये एक ट्रॉली टाइप अरेंजमेंट है जिसमें व्हील्स हैं पूरे, और ये पूरा सिस्टम इसको और इसको कैरी कर रहा है। तो टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे टोटल मास को कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा, क्योंकि इस फोर्स की वजह से सब के सब आगे जाने वाले हैं। है कि नहीं बात? यस। तो एक्सेलरेशन कितना आया? F डिवाइडेड बाय इधर। अब सोचें आप कि ये जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में आया, तो इस ब्लॉक पर अगर मैं रेफर करता हूं तो एक सूडो फोर्स एक्ट होगा जो पीछे की तरफ होगा, जिसे लिखना पड़ेगा m इंटू ए।
स्ट्रिंग में टेंशन आगे की तरफ T, यहां पर स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर की तरफ T, यहां पर इसका वेट नीचे की तरफ mg डैश m डैश g। सोचो ये सीडो फोर्स का कंसिडरेशन अगर यहां नहीं है तो क्या m डैश g की वजह से ये ब्लॉक आगे की तरफ स्लाइड करके मोशन कर सकता है? अगर ये सीडो फोर्स यहां नहीं है तो यस समझ में आई ना बात? तो असलियत में ये सीडो फोर्स इस m डैश g को कैंसल आउट कर रहा है और ये ब्लॉक आगे पीछे कहीं भी मूव नहीं हो रहा है। जैसे उसने बताया, डू नॉट स्लाइड रिलेटिव टू वेज। वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ना तो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, तो बैलेंस ही कर रहा होगा। नहीं आया समझ में? यस सर। यस सर अब यहां की इक्वेशन में लिखूंगा, कहीं जा नहीं रहा है, कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो हमको लिखना पड़ेगा ma इज इक्वल टू टी। ये भी कहीं नहीं जा रहा है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा t इज इक्वल टू m डैश जी। तो क्या इसका अल्टीमेटली मतलब ये निकलेगा कि ma इज इक्वल टू m डैश जी? यस सर। यस खत्म हो गई कहानी। ma is equal to m dash g. Now you want to find what? f, है ना? f निकालना है आपको, तो आप यहां पे एक्सेलरेशन निकालेंगे पहले। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एंड वैल्यू ऑफ फोर्स f। एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा m डैश बाई m इंटू जी। ये थोड़ा सा कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे। अब वैल्यू ऑफ फोर्स निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन लेंगे और एक्सेलरेशन की जगह ये वैल्यू पुटअप करेंगे। ये काम करना पड़ेगा शायद, यहाँ पे इसको ऐसे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू m प्लस m डैश बाई m इंटू जी। ये हो गया आंसर। ठीक हो गई बात? यस यस। बस यही 2-3 चीजें पूछी हुई थी इसमें। एक और आखिरी क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं। आ गया ना समझ में अच्छे से ये? यस सर। यस सर ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। एक बिट है, बिट का मतलब ऐसे मन का टाइप होता है ना, जो किसी रॉड में फंसाते हैं हम उसको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपने अबैकस का बोर्ड देखा होगा तो उसमें जो लगे होते हैं उसको बीट्स बोलते हैं। तो एक बिट है जो एक रॉड में फिट किया हुआ है एंड कैन मूव ऑन इट विदाउट फ्रिक्शन, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अब रॉड को ट्रांसलेटरी मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे दिया आपने, रॉड को ऐसे जोर से एक्सेलरेट कर दिया, आगे की तरफ खींचा, मतलब ये रॉड अल्फा एंगल पे रखी हुई है तिरछी ऐसे, और उसमें बिट लगा हुआ है और ये पूरा रॉड जो है आपने आगे खींच दिया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बिट रिलेटिव टू रॉड। रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिट का एक्सेलरेशन क्या हो सकता है ये हमें निकालना है। तो हम इसे सीडो फोर्स से करें तो बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं ये रॉड है, रॉड यहाँ जो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है ये अल्फा है। अब ये लगा बिट बीच में। अगर मैं केयरफुली देखूं तो यहाँ नीचे की तरफ ना, बिना सोचे समझे हम बोल सकते हैं बेटा ये क्या हो जाएगा, m e साइन अल्फा। बिल्कुल वेज की तरह है ना बेटा, ये देखो ना ऐसे सीधे, तो अलोंग द प्लेन mg साइन आएगा। यहाँ क्या जाएगा, mg cos alpha। वेरी गुड। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है ना, राउंड फ्रेम से देखोगे तो इतना ही दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा, और इस रॉड का एक्सेलरेशन आगे दिखेगा, फिर कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ेगा।
तो तुम क्या करो, अपने आप को रॉड पे इमेजिन करो, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम में चले जाओ। आप जैसे ही एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाते हो, आप देखोगे कि यहाँ पे पीछे की तरफ आपको एक फोर्स दिखाना पड़ेगा, एल। क्या कहते हैं? क्यों हमने इसको राइट साइड में दिखाया? क्योंकि ये पूरा रॉड वाला सिस्टम कहाँ एक्सेलरेट हुआ? लेफ्ट साइड। तो ये राइट साइड में कौन सा फोर्स आया? सिस्टम एक्सेलरेट हुई लेफ्ट में, आपने फोर्स दिखाया राइट में, क्यों? कौन सा फोर्स है ये? क्या नाम है इस फोर्स का? सीडो फोर्स। सीडो फोर्स है। सीडो से कैलकुलेशन कर रहा है, रॉड पे जाके बैठ जाओ, सब कुछ होता हुआ देखो। अब इसको स्प्लिट करो, तो आप इसको स्प्लिट करोगे तो एक पॉसिबल कंपोनेंट इधर जाएगा, और ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, तो दैट विल बी एम ए। और दूसरा पॉसिबल कंपोनेंट इधर जाएगा, दैट कैन बी रिटन एज एम ए साइन अल्फा। आप चाहो तो इस बीड का एक नॉर्मल रिएक्शन भी क्लेम कर सकते हो यहाँ पे ऊपर। अब हमें इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है और ये सब, हमें देखना है कि अगर ये बिड ऊपर या नीचे खिसकता है तो उसका नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। चलो मान के चलते हैं कि बिड नीचे आ रहा है, ठीक है, खाली बिड को बाहर निकलने देना। तो क्या यहाँ नीचे खींचने वाला फोर्स इसका mg साइन अल्फा है, और ऊपर रुकाने वाला फोर्स ma cos अल्फा है। और अगर हम ये सोच के चलें कि भाई बिड फिर भी नीचे ही उतर रहा है, तो क्या मुझे एम बी लिखना पड़ेगा? एम बी, बी इज द एक्सेलरेशन। मान लो बिड का एक्सेलरेशन बी है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये एम बी आप ऊपर दिखाओगे, अगर ये नीचे आ रहा है तो आप एम बी नीचे दिखाओगे। बहरहाल अगर आप एम बी की इक्वेशन बनाओगे तो वो क्या लिखी जाएगी, बताएं मुझे। mg sin alpha mg minus sin alpha minus ma cos. वेरी, either this or either you may subtract it in an alternative way, ma cos alpha minus mg sin alpha, यही कहानी होगी और क्या होगा। बढ़ गया, आंसर आया b इज इक्वल टू b sin alpha माइनस, ठीक है। तो या तो ये आंसर हो सकता है, या दूसरा आंसर क्या हो सकता है? a cos alpha minus हाँ g वेरी गुड, शाबाश, a cos alpha माइनस b sin, या ये इधर, या तो ये, या तो ये इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू या विद रिस्पेक्ट टू ऑल। तो देखा आपने कि जैसे ही हम सूडो फोर्स के बेसिस पर सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, वी फाइंड द सॉल्यूशंस टू बी वेरी सिंपल एंड इजी। यकीन जाने आप अगर इसको ग्राउंड फ्रेम में करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये इतना दो स्टेप का मामला नहीं, बहुत कुछ लेना पड़ता है। क्योंकि ये जो बैकवर्ड फोर्स आप यहाँ पे दिखा रहे हो, सूडो फोर्स, ये आप ग्राउंड फ्रेम में दिखाई नहीं सकते, आपको ओरिजिनल फोर्स के साथ काम करना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन स्प्लिट करनी पड़ेगी, एक की जगह चार चार इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आप। तो हम जाएंगे ही नहीं ग्राउंड फ्रेम। जब भी फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा तो हमको क्या बताएंगे, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए तो कुछ यस, Yes. काफी क्या लगता है।